तो अब हम लोग बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में, जो 1955 का कानून है। इसमें टोटल जो है 6 पार्ट हैं और ये 30 सेक्शन में डिवाइड है। तो इसमें जो पहला पार्ट है वो प्रिलिमिनरी का पार्ट है, जिसमें सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 4 तक कवर होगा। अब आइए देखेंगे कि आगे क्या है सेक्शन फर्स्ट में। तो अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन 1 के बारे में, जो शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंट के बारे में बताता है। यह अधिनियम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कहा जा सकेगा। जाहिर सी बात है। और सेकेंड वाला पॉइंट देखते हैं, इसका विस्तार जो है संपूर्ण भारत पर होगा। 2019 के पहले इसका विस्तार संपूर्ण भारत पे नहीं था, लेकिन रिकॉग्नाइजेशन कर दिया गया, सब लोग जानते हैं। उसके बाद से संपूर्ण भारत पर लागू कर दिया गया। और देख लेते हैं, यह जिस राज्य के क्षेत्र में एप्लीकेबल है, वहाँ के हिंदू यदि उस राज्य के क्षेत्र से बाहर हैं तो उनके ऊपर भी यह एक्ट जो एप्लीकेबल होगा, भले ही वो उस राज्य से बाहर क्यों ना रह रहा हो। सेक्शन 2 की बात करेंगे अब हम लोग। तो सेक्शन 2 देखेंगे, अधिनियम का लागू होना, किसके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा उसके बारे में बात कर रहा है। तो जो व्यक्ति हिंदू धर्म हो, हिंदू धर्म के हों या ऐसे किसी भी रूप या विकास के अनुसार, यानी हिंदू धर्म के किसी भी रूप या विकास के अनुसार, जिसके अंतर्गत क्या आते हैं, वीर शैव लिंगायत आएंगे, ब्रह्मो समाज आएंगे, प्रार्थना समाज आएंगे या आर्य समाज के अनुयायी आएंगे, तो उनके ऊपर क्या होगा, यह एक्ट एप्लीकेबल होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, वीर शैव और लिंगायत कौन है। तो ये दक्षिण भारत के कुछ लोग होते हैं जो हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, तो उनके ऊपर भी ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। सेकंड बात करें तो इसमें ऐसे कोई भी व्यक्ति जो धर्मता जैन, बौद्ध और सिख हो, हिंदू, जैन, बौद्ध या सिख हो, तो उनके ऊपर क्या होगा, यह एक्ट एप्लीकेबल होगा। स्पष्टीकरण की बात करें तो जो धर्मता मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी ना हो, उसके ऊपर यह एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। जो धर्मता मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी ना हो, उन्हीं के ऊपर यह एक्ट एप्लीकेबल होगा। बाकी यदि वो मुस्लिम है या क्रिश्चियन है या पारसी हैं, तो उनके ऊपर यह एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। और अगला पॉइंट की बात करें तो इसमें दिया गया है, कोई भी वैध या अवैध संतान जिसके माता पिता में से कोई एक धर्म से हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हो, कोई भी वैध या अवैध संतान हो। अवैध संतान का मतलब ये है जो शादी के पहले ही, बिना शादी के ही कोई जो है यदि उत्पन्न हो जाता है कोई भी संतान, तो उसको अवैध संतान बोला जाता है। तो उसमें उनके माता पिता में से कोई भी एक यदि हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हो, तो उसके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। और मान लीजिए इसमें दिया गया अवैध संतान या वैध संतान के माता पिता में से कोई जो है इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है। मान लीजिए कोई जो पिता हैं मुस्लिम हैं, माता जो है हिंदू हैं, तो ये कैसे पता लगाएंगे कि बालक के ऊपर कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा। तो उसमें ये देखा जाएगा किस धर्म के अनुसार जो है बालक का विकास हुआ है। हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म या संस्कार के अनुसार उसका यदि विकास हुआ है, तो उसके ऊपर यह एक्ट एप्लीकेबल होगा। यही सेक्शन 2 का जो है सब सेक्शन 2 बता रहा है इसमें। अब सेक्शन 2 का सब सेक्शन 3 देखेंगे। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख धर्म में परिवर्तित या पुनः परिवर्तित हो गया हो, जो हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गया हो या पुनः परिवर्तित हो गया हो, तो उसके ऊपर यह एक्ट जो है एप्लीकेबल होगा। तो ये था सेक्शन 2। अब हम लोग आगे बात करेंगे सेक्शन 3 के बारे में। क्लाज है नहीं, इसमें एक चीज और बचा हुआ है सेक्शन 2 का सब सेक्शन 1। इसमें देखिए, संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति उन पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा जब तक केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा यह घोषित न कर दिए कि यह अमुक जनजाति पर यह एक्ट लागू होगा। तो कुछ ऐसे अनुसूचित जनजाति होते हैं जिनके ऊपर यह जो है एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है अनुच्छेद 366 के तहत, लेकिन यदि केंद्र सरकार चाहे तो यह अगर घोषित कर दे कि इनके ऊपर भी यह एक्ट एप्लीकेबल होगा, तो उनके ऊपर भी एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। यह है सेक्शन 2 का सब सेक्शन 1। अब सेक्शन 3 हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन 3 के बारे में, जो कि डिफिनेशन क्लाज है, जिसमें जो है पहला दिया गया है कस्टम एंड यूजेज, यानी रूढ़ी और प्रथा। ऐसे नियम जो बहुत प्राचीन से चले आ रहे होते हैं उनको रूढ़ी और प्रथा का नाम दे दिया गया है।
तो ये तभी तक मान्य रहेंगे जब तक कि ये क्या होंगे, लोकनीति के विरुद्ध ना होंगे। और जो भी कुटुंब के लोग हैं जो ये रूढ़ी और प्रथा को फॉलो करते हैं उसको बीच में ब्रेक ना किए हों, तभी वो उनके ऊपर जो है ये एप्लीकेबल होगा। और ये ऐसे जो नियम होते हैं ये बाद में चलकर क्या कर लेते हैं, विधि का बल प्राप्त कर लेते हैं। अगला इसमें बात करेंगे हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला न्यायालय। किसी क्षेत्र का जो प्रधान न्यायालय होता है उसको जिला न्यायालय बोला जाता है। अब तो 1984 में एक फैमिली कोर्ट की स्थापना कर दी गई है, जिसमें जो है हिंदू मैरिज या जितने भी हिंदू के नियम हैं या सेक्शन हैं सब उसी में फॉलो किए जाते हैं। लेकिन जिला न्यायालय जो होता है वो किसी भी क्षेत्र का जो होता है प्रधान न्यायालय होता है। अब इसमें हाफ ब्लेड और फुल ब्लेड की बात की जाए तो हाफ ब्लेड यानी किसी भी संतान के जो माता पिता होते हैं वो एक ही होते हैं तो उसको बोला जाता है, उस संतान को बोला जाएगा फुल ब्लेड। यदि मान लीजिए 2 संतान हैं और उनके पिता जो हैं ये माता जो हैं वो भिन्न भिन्न हैं, जैसे मान लीजिए कोई माता पिता हैं उन्होंने शादी की और उनके एक बच्चे हैं, माता की डेथ हो जाती है, फिर वो जो पिता होते हैं वो अगली शादी कर लेते हैं, उनसे भी एक संतान की उत्पत्ति होती है। तो वो जो 2 संतान होंगे वो हाफ ब्लेड माने जाएंगे। अब इसमें हम लोग बात करेंगे यूट्रिन ब्लेड। तो यूट्रिन ब्लेड यानी माता तो एक ही होती है लेकिन पिता जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो ये होते हैं यूट्रिन ब्लेड। अब यहाँ पे प्रिस्क्राइब की बात की जाए तो हिंदू मैरिज एक्ट में जो नियम दिए गए हैं उसके अंतर्गत यदि विवाह होता है तो उसको बोला जाता है प्रिस्क्राइब। अब यहाँ पे बात करेंगे स्पिंडा रिलेशनशिप। स्पिंडा रिलेशनशिप तो हिंदू मैरिज एक्ट में कुछ जो हैं वो निषेध किए गए हैं कि आप शादी नहीं कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आप शादी नहीं करेंगे, ये स्पेंडर रिलेशनशिप में बताया गया। तो पिता की तरफ से 5वीं पीढ़ी और माता की तरफ से 3री पीढ़ी तक शादी जो है वो नहीं हो सकती है। अब यहाँ पे बात करेंगे डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। तो कुछ जो है रिश्तेदारी पे रोक लगाया गया है कि आप वहाँ शादी नहीं कर सकते हैं, जैसे बहन से ना ही शादी कर सकते हैं, ना ही चाची से, ना ही दादी से। तो ये जो है रिलेशनशिप ये निषेध किए गए हैं यानी प्रोहिबिटेड किए गए हैं। अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन 4 के बारे में, तो आइए देखते हैं। तो सेक्शन 4 बात करता है अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव। तो इसमें जो है सेक्शन 4 का सब सेक्शन 1 देखेंगे। हिंदू अधिनियम 1955 से पहले अधिनियम में कोई ऐसे रूढ़ और प्रथा या कोई नियम जो हिंदू अधिनियम में हैं तो वे प्रभावहीन हो जाएंगे। यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट से पहले भी कुछ एक्ट था हिंदुओं के लिए, यदि उसमें जो चीज़ दिया गया है, जो भी विधि बनाई गई है, जो भी नियम बनाए गए हैं, वे हिंदू मैरिज अधिनियम में यदि एक दूसरे के यदि वो बनते हैं प्रतिद्वंदी तो उसमें जो एप्लीकेबल होगा हिंदू अधिनियम होगा और उसके जो पहले के कानून हैं उसको निरस्त प्रभावहीन माना जाएगा। अब देख लेते हैं इसमें सेकंड पॉइंट में क्या है। हिंदू अधिनियम के पहले किसी विधि में यदि कोई उपबंध इस अधिनियम के विपरीत है तो प्रभावहीन हो जाएगा। यानी कि हिंदू अधिनियम में जो चीज़ दिया गया है और यदि उससे पहले भी कोई विधि बनी थी हिंदुओं के लिए, उस विधि में यदि कोई ऐसा चीज़ दिया गया है जो हिंदू अधिनियम के विपरीत है, हिंदू विवाह अधिनियम के, तो वो प्रभावहीन हो जाएगा, केवल एप्लीकेबल होगा तो क्या होगा, हिंदू मैरिज अधिनियम। तो ये था सेक्शन 4 डिफिनेशन क्लास, यहीं पे समाप्त होता है। तो अब हम लोग लेके आएंगे नया वीडियो जिसमें अगले सेक्शन के बारे में डिस्कस होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।